हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले भाग में। और आज हम पढ़ेंगे सर भूकंप। भूकंप भूकंप क्या होता है? अर्थक्वेक इंग्लिश में बोलते हैं। तो भूकंप क्या है? भूकंप कैसे उत्पन्न होता है? तो सर भूकंप क्या होता है कि पृथ्वी के भूपटल पे आंतरिक या बाह्य बलों के कारण, अगर ये पृथ्वी का भूपटल है, पृथ्वी का भूपटल है, तो इस भूपटल पे आंतरिक या बाह्य बल के कारण, इस भूपटल पे आंतरिक या बाह्य बल के कारण होने वाला कंपन, इस कंपन से जो भूपटल पे हलचल उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। ये कंपन ही भूकंप कहलाता है, जो आंतरिक और बाह्य बलों, पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य बलों के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा है यहाँ पे, इस ऊर्जा को ये बाहर निकालना चाहती है और उसी दबाव के कारण ये हलचल उत्पन्न करती है, कंपन उत्पन्न करती है, और ये कंपन ही भूकंप कहलाता है। तो भूकंप की उत्पत्ति तो जान गए। चलिए सर, अब हम इसका भूकंप के प्रमुख शब्दावलियों को जानते हैं। दोस्तों, ये मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है, जहाँ पे हमने एक घर को और एक वृक्ष को, यानी एक ट्री को, एक होम को दिखाया है। और ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है। ये वाला जो सतह है सर, ये सबसे ऊपरी सतह है। और ये थोड़ा सा गहराई यानी पे जो भूपटल था, भूपटल यानी भूपरपट्टी का थोड़ा गहराई यानी 5 से 10 किलोमीटर आप मान लो, तो ये ऊपरी परत है, जहाँ पे आपको सड़कों के किनारे घर, ये इस टाइप के आपको दिख जाएंगे। तो फिलहाल हम सॉफ्ट रखने के लिए इसको मिटा रहे हैं। तो आपको हम समझाना क्या चाहते हैं? समझाना यही चाहते हैं सर, ये ब्लू लाइनें भूकंपीय तरंगे हैं। ये ब्लू लाइनें भूकंपीय तरंगे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात क्या कर रहे थे कि ये धरातल से नीचे गहराई है, जिसने अभी हम आपको पिछले क्लासों में पढ़ा चुके हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। तो क्रस्ट के निचले परत से किसी एक जगह पे, जहाँ पे बाह्य बल या फिर आंतरिक बल बहुत उच्च होता है, तो ये ऊर्जा निष्कासित करना चाहती है बाहर की ओर, और इसी तरह ये एक तरंग का रूप ले लेती है। तो सर अब हम पढ़ते हैं अलग अलग भूकंप के टाइप। तो सर ये हमने बनाया है एक पॉइंट जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। तो जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस या उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र या भूकंप केंद्र। कहीं कहीं पे मूल केंद्र भी दे देता है। मूल केंद्र मतलब जहां मूल रूप से भूकंप उत्पन्न हुआ हो, और ये सभी ये हैं। जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसको फोकस, उद्गम केंद्र बोलते हैं। और इसके जस्ट 90 डिग्री ऊपर, जस्ट 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री के कोण पे जहां भूकंप उत्पन्न होता है, धरातल पे यानी सतह पे, अगर ये सतह है और यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ है, तो इस जगह पे, तो इसको बोलेंगे फोकस यानी उद्गम केंद्र, इसको बोलेंगे अधिकेंद्र। इसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। तो इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। यानी कि कितना? तो जहाँ फोकस से 90 डिग्री जस्ट ऊपर धरातल के सतह पे, फोकस से 90 डिग्री ऊपर सतह पे, सतह पर जो केंद्र होता है उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं अधिकेंद्र। ईपी सेंटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। ठीक है। इसके बाद ये अलग अलग तरह की वेव्स है। तो भूकंप में 3 तरह के वेव हम लोग पढ़ते हैं, पीएल और एस, प्राइमरी, लॉब और सेकेंडरी। तो ये अभी हम बताएंगे पीएल और एस तरंगों के बारे में। फिलहाल हम अभी आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इस भूकंप के आने से
होता क्या है कि मान लीजिए ये धरातलीय सतह है, अब ये दो परतों में टूट गया, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, तो ये दो परतों में अलग अलग टूट जाता है। ये अधिकेंद्र से होकर जाने वाली भूकंप लाइन जो है, अधिकेंद्र से होकर जाने वाली जो भूकंप लाइन है वो इन दो परतों को अलग करती है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतना आसानी से इस तस्वीर के जरिए तो आप ये चीज़ तो समझ रहे होंगे। अब हम तीव्रता के आधार पे हम पढ़ते हैं समभूकंपी रेखा। समभूकंपी रेखा क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेमिस लाइन। आइसोसेमिस लाइन क्या होता है समभूकंपी रेखा कि सर यहाँ पे और यहाँ पे ये दो तरंगे हैं और इन दोनों की अगर इंटेंसिटी यानी तीव्रता समान है तो इसको हम लोग बोलते हैं समभूकंपी रेखा। वैसा लाइन जो दो ऐसे बिंदु, भूकंपीय बिंदु को जोड़ता हो, मिलाता हो, बताता हो, जिनकी तीव्रता समान हो। तो तीव्रता किस पे नापते हैं भूकंप की? तो इतना होने के बाद मिटाने वाला कहाँ रख दिए? तो हमने बोला इंटेंसिटी को नापते हैं रिएक्टर स्केल पे। किसको? तीव्रता को। तो किसको मापते हैं सर? भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। तो आप रिएक्टर स्केल पे जांच करके बता देंगे कि इन दोनों की तीव्रता समान है, तो ऐसे रेखा को हम भूकंपी रेखा बोलेंगे, आइसोसेमिस लाइन बोलेंगे। अगर भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। किसको बोलते हैं? भूकंप के अध्ययन को। और भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, लेकिन भूकंपीय तरंग को हम मापते हैं सिस्मोग्राफ पे। किस पे? सिस्मोग्राफ पे। तो ये सिस्मोग्राफ क्या होता है और किस पे वर्क करता है, चलिए दो लाइन इसके बारे में जान लेते हैं। फिर विभिन्न तरह के तरंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं हम पहले सिस्मोग्राफ के बारे में। तो सर ये पृथ्वी है, तो इसका जो बाहरी वायुमंडल है, इसमें एक गैस मिलता है रेडॉन। और ये रेडॉन गैस की मात्रा अगर बढ़ने लगे और सिस्मोग्राफ इसको मेजर करे। सिस्मोग्राफ क्या करता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा अगर बढ़ रही है, बता दिया। अगर मान लो कि इस क्षेत्र में, इस पार्टिकुलर क्षेत्र में रेडॉन बढ़ रहा है, तो यहाँ और इसके नीचे यहाँ पे अधिक केंद्र और यहाँ पे भूकंप के, तो इस जगह पे भूकंप आएगा, ये सिस्मोग्राफ बता देता है। भूकंप आने से पहले अगर भूकंप आ रहा है नहीं आ रहा है, इसकी जांच सिस्मोग्राफ रेडॉन की तीव्रता बढ़ने के आधार पे करता है। और अगर भूकंप आ गया तो भूकंप के आने के बाद भूकंप कितना ज़्यादा स्ट्रांग था, कितना तीव्र था, ये हम नापते हैं रिएक्टर स्केल पे। पहले एक मर्केनी स्केल भी आता था, लेकिन वो फेल हो गया, तो हम अभी रिएक्टर स्केल ही पढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। अब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी की गहराई है और ये गहराई कुछ भी मीटर किलोमीटर, मान लीजिए कि 300 किलोमीटर की गहराई है और ये ऊपरी सतह है। यहाँ पे एक घर, एक वृक्ष, कुछ भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सड़क बना दो, यहाँ कुछ आदमी भी चला दो। ये एक ऊपरी धरातलीय प्रतिक्रिया है। अचानक से किसी एक जगह पे ऊर्जा उत्सर्जित होने लगा और यहाँ पे भूकंपीय तरंगें विकसित होने लगी। तो ये जो प्राथमिक तरंग है, प्राइमरी तरंग, इसको बोलते हैं पी। तो उद्गम स्थल पे उत्पन्न तरंग को बोलते हैं प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग। और यही प्राथमिक तरंग कहाँ उत्पन्न होता है? उद्गम स्थल पे उत्पन्न होता है। इसीलिए ये बहुत स्ट्रांग वेव होता है।
क्योंकि जहाँ उत्पन्न हुआ है यहाँ ऊर्जा बहुत, एनर्जी बहुत हाई होता है, एनर्जी इतना हाई होता है कि ये पूरा का पूरा धरातलीय कंपन तक, धरातल तक पहुँच जाता है ये इसी जगह से। इसीलिए आपको ये ऊर्जा विस्तृत होने लगता है, फैलने लगता है। तो पहला जो प्राथमिक तरंग था, इस जगह पे जो तरंग था उसको बोलते हैं प्राथमिक यानी कि पी तरंग। और पी तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है। जब हम आप लोगों को तरंग यानी कि वेव पढ़ाएंगे तब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य यानी कि आपको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, आपको उसका क्या एक नाम था भूल रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंग जो कि गमन करती है एक अलग वेव में, इस टाइप की तरंगे जो पी टाइप की तरंगे हैं जिनका तरंग एक बहुनिश्चित नहीं रहता है, इस टाइप का रहता है। और अनुदैर्घ्य तरंग होता है जो एक निश्चित आकृति में गमन करता है, ये अनुप्रस्थ कहलाता है। ये हम उल्टा बोल दिए। और जो एक अलग अलग आकृति में, यानी कि ये वेव जो है कहीं मजबूत कहीं कमज़ोर होता है। जैसे प्राइमरी वेव यहाँ बहुत मजबूत है, हो सकता है कि ये इस जगह पे भी बहुत मजबूत होगा, इस जगह पे भी बहुत मजबूत होगा, लेकिन यहाँ पे क्या पी वेव मजबूत होगा? एकदम नहीं होगा। ये पी वेव बस अपने से जब फैलना शुरू होता है ना, तो उस एरिया को जहाँ कवर करता है वहाँ मजबूत होता है, फिर कहीं कमज़ोर, फिर मजबूत, कहीं कमज़ोर, इस तरह होता है। जबकि अनुप्रस्थ एक जैसा तरंग होता है। तो पी एक जैसा तो होता नहीं है। तो पी में पहला पॉइंट क्या, ये प्राथमिक तरंग उद्गम स्थल पे उत्पन्न होता है। कहाँ? उद्गम केंद्र पे। दूसरा, ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है। क्या होता है अनुदैर्घ्य तरंग? फिजिक्स के कक्षा में पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो अनुदैर्घ्य तरंग की एक प्रॉपर्टी होती है। अनुदैर्घ्य तरंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये आपको सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव्य, और गैसेज यानी गैसेज, तीनों में गमन कर सकती है, तीनों में फ्लो करती है ये वेव, तीनों में। यानी आपको पी वेव समुद्र आ जाए बीच में, आपको बीच में समुद्र आ जाए, वायुमंडलीय आ जाए, कोई गैसीय रुकावट आ जाए, कोई मतलब नहीं है, सभी में गमन कर सकती है। इसीलिए ये ठोस, द्रव्य और गैसीय क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि कौन सा वेव है जो तीनों माध्यम में गमन कर सकता है, ठोस, द्रव, गैस में, तो वो होगा पी वेव। लेकिन इस वेव का अगर स्ट्रॉन्ग यानी तीव्रता की बात की जाए तो सॉलिड में एक नंबर पे, यानी सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेज में। अगर सबसे ज़्यादा तीव्रता पूछा जाए तो इस गैस का सबसे ज़्यादा, इस तरंग का सबसे ज़्यादा तीव्रता सॉलिड में, फिर गैसेज में होता है, माफ़ कीजिएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे एस तरंगों के बारे में। अगर गति की बात की जाए, तो सबसे पहले चूंकि पी वेव आपको सबसे पहले उत्पन्न होता है और इसकी गति 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, इसीलिए ये पी वेव, आपको ये पी वेव धरातल पे सबसे पहले पहुंचता है। धरातल पे सबसे पहले कौन सा वेव पहुंचता है? तो पी वेव पहुंचता है। ये भी पॉइंट आप, चौथा पॉइंट होगा शायद, ये पॉइंट भी आप जोड़ दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एस वेव की ओर। प्राइमरी तरंग के बाद अगर कोई तरंग धरती पे पहुंचता है दूसरे नंबर पे, तो वो है एस तरंगे। एस तरंग मतलब सेकेंडरी, हिंदी में द्वितीयक। अगर सेकेंडरी वेव है इसीलिए इसको गौण भी बोलते हैं, गौण तरंग। हिंदी वालों याद रखिएगा, पूछा जाता है कि गौण तरंगे किस तरंग को बोलते हैं, यानी सेकेंडरी वेव किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं एस वेव को। नाम में ही है प्राइमरी और सेकेंडरी और एस और पी वेव। तो एस और पी वेव, ये पी वेव के बाद एस वेव आता है, पी के जस्ट बाद एस वेव आता है धरातलीय सतह पे। अब पी के बाद एस आया है तो इसकी तीव्रता क्या होगी? पी से कम होगी। तो सीधा सा ज़्यादा बना दिया, पी का ज़्यादा एस का कम। तो तीव्रता पी का ज़्यादा होता है, एस का कम होता है, और इसका स्पीड भी ज़्यादा होता है, पी का इसका कम हो, लगभग आधा हो जाता है। मतलब अगर पी का स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड है तो एस का 4 km पर सेकेंड हो जाता है। तो दोनों मामलों में पी ज़्यादा है, किसमें? तीव्रता के मामले में और गति के मामले में। गति मतलब पी तरंग सबसे पहले पहुंचता है, इतना स्पीड होता है, एस तरंग बाद में पहुंचता है। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, छाया क्षेत्र है वो नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके बाद तीसरा तरंग है एल तरंग। एस तरंग में एक मेन फैक्ट है कि ये किस प्रकार की तरंगे हैं, तो पी अनुदैर्घ्य तरंग है जबकि एस अनुप्रस्थ तरंग है, लाइट के समान। अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है जो समान वेवलेंथ से गुजरता है, समान आकृति में चलता है, उसको हम अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। जैसे लाइट
लाइट। तो अनुप्रस्थ तरंग होती है कौन सा, आपको सेकेंडरी अनुप्रस्थ तरंग है, प्राइमरी अनुदैर्ध्य तरंग है। इतना आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रखिएगा याद। चूंकि सेकेंडरी वेव गौण तरंग है, इसीलिए ये केवल और केवल सॉलिड से गुजर सकती है। इतना याद रखिएगा। एस वेव मतलब सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, पी फॉर ऑल है, SLG SGL जो पढ़ो, सॉलिड लिक्विड गैस। पी तीनों में गमन करती है, एस में गमन करती है, सॉलिड में केवल गमन करती है, और एल तरंग जो है वो केवल गैस में। तो अभी एल तरंग पढ़ाएंगे तब बताते हैं। अगला तरंग हम एल शुरू करते हैं। एल तरंग को हम लोग लव वेव बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम एल तरंग है। HD लव ने इसकी खोज की थी। एल तरंग को लव वेव बोलते हैं। HD लव ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। जो ऊपर सबसे ऊपरी सतह पे जो क्या कहते हैं, आपको भूकंपीय कंपन होता है, और जो तरंगे होती है, कंपन या तरंग है कहाँ, धरातल पे सबसे ऊपर, इसको हम लोग एल तरंग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल वेव बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी पी फिर एस फिर एल का होता है। उसी तरह इंटेंसिटी की बात की जाए, तीव्रता, फिर गति की बात की जाए तो भी पी सबसे ज़्यादा, एस फिर एल होता है। तो याद रखने वाला बात है। अब आता है क्या कि एल तरंग कहाँ गमन कर सकता है। एल तरंग केवल और केवल गैसेज में गमन कर। तरंग के गमन की बात की जाए तो एल तरंग भी आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में गमन कर सकता है, लेकिन केवल और केवल धरातलीय सतह पे, केवल और केवल धरातलीय सतह पे। धरातलीय सतह कहने का क्या मतलब है दोस्तों, धरातलीय सतह कहने का मतलब है कि आप ऊपर, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है और यहाँ धरातल है और ऊपर गैसेज है। तो जो एल तरंग और पी तरंग है, एल और पी तरंग, मान लीजिए जल यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर एल केवल और केवल इस भाग यानी धरातल के ऊपरी सतह पे सॉलिड लिक्विड गैस में एल तरंग जाएगा, जबकि संपूर्ण भाग में पी और केवल सॉलिड में एस तो सॉलिड के लिए है। तो इसका ट्रिक सिंपल है, एस सॉलिड के लिए, बाकी एल और पी सभी के लिए। तो दोस्तों आपको भूकंप में आपको पी एस एल तीनों तरंग पढ़ा चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिएक्टर स्केल की। तो रिएक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में की थी। आप लिख लीजिएगा। रिएक्टर स्केल में कितने नंबर होते हैं, तो 1 से लेके 9 तक रहते हैं। 1 से लेके 9 तक रिएक्टर स्केल में नंबर रहते हैं। जितना ज़्यादा नंबर रहेगा तीव्रता उतना ज़्यादा होगा। भूकंप की हाई इंटेंसिटी 9 होती है, जबकि सबसे कम अगर 1 से लेके 2 आता है तो इसको कम भूकंप की तीव्रता बोलते हैं। 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने इसकी खोज की थी और उसी के नाम पे रिएक्टर स्केल बनाया गया है। अगर 8 से लेके 9 के बीच में अगर इंटेंसिटी शो कर रहा है तो ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो भी एरिया आएगा वहाँ तबाही भयानक होगी, इतना मान के चलिएगा। अब हम आपको दुनिया के प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों को दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम भूकंप का प्रादेशिक विभाजन पढ़ते हैं। तो हमने कुछ एक बस नॉर्मल सा एक मैप बनाया है। ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप है, और ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये ग्रीनलैंड, और ये ऊपर आर्कटिक महासागर, नीचे महाद्वीप, ये मेडागास्कर, यहाँ अपना इंडिया, थाईलैंड, सुमात्रा, हवाई द्वीप, फिलीपींस, ये 2 हवाई द्वीप सब यहीं आता है। यहाँ द्वीपीय समूह मान लो, द्वीप दे देते हैं हम सारा जगह पे। ये ब्लू लाइन से जो दोस्त हम दिखाए हैं, ये ब्लू लाइन जानते हैं क्या है?
ये ब्लू लाइन कुछ नहीं है, समंदर के नीचे जो पहाड़ों का एक श्रृंखला है ना, इसको महासागरीय कटक बोलते हैं। और यही एक पहाड़ों की श्रृंखला है ये समुद्र के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर हिमालय जैसा जैसा पहाड़ है, मतलब उतना ऊंचा नहीं है लेकिन पहाड़ है अंदर। तो यही पहाड़ को हम महासागरीय कटक बोलते हैं। और इसी कटक में हलचल के कारण भूकंप आता है। कहाँ कहाँ भूकंपीय केंद्र है, तो ये जितना कटक है पहले, ये सभी 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 भूकंपीय केंद्र हैं। क्योंकि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर। ये जितने भी लाल पॉइंट मैंने बनाए हैं ना, ये लाल पॉइंट, ये लाल पॉइंट ये जितने भी लाल डॉटेड पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये जितने भी लाल डॉटेड पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये सभी भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं। ये सभी भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं। यहाँ पर रह रह के भूकंप आते रहता है। अमेरिका के पश्चिम में सर्वाधिक भूकंप आता है, क्योंकि ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, तो सर्वाधिक भूकंप आपको इस क्षेत्र में आता है। ये क्षेत्र सेम है। अब मैप को घुमा के देखो, ये अलास्का है तो यहाँ भी अलास्का है, इस टाइप से मैप में देख लेना। तो ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। यहाँ पे हवाई द्वीप है, तो हवाई द्वीप में सबसे ज़्यादा भूकंप, और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, पैसिफिक ओशियन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप, जैसे इंडोनेशिया यहाँ पड़ता है, सुमात्रा द्वीप सब आप कभी बार बार सुनते होंगे। इंडोनेशिया में सर्वाधिक भूकंप आता है, अमेरिका के पश्चिमी छोर पे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पे, ये तो मैंने बनाना ही भूल गया, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पे बहुत ज़्यादा, होनोलुलु द्वीप, कोको द्वीप, उतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक मैप दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। मैप दिखाने का कोशिश क्या कर रहे हैं कि सर्वाधिक भूकंप जो है सर, वो आपको आता है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, जो आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। इसके बाद भूकंप आता है अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में, और ये सभी कटक हैं। ये कटक हिलने के कारण तो भूकंप और ज़्यादा आता है। इसके बाद सुनामी पढ़ेंगे। सुनामी का भी एक ही मतलब है, समुद्र के अंदर कंपन। धरातलीय कंपन को भूकंप कहते हैं, समुद्रीय कंपन को सुनामी कहते हैं। तो धरातलीय कंपन में अगर इंडिया के आसपास की क्षेत्र की बात की जाए, तो आपको उत्तर दिल्ली और हिमालयी क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आता है। ये आता है प्लेटों के घिसकने के कारण। चाइना में आता है पर्वतीय क्षेत्रों में, और रसिया के ऊपरी क्षेत्रों में। जापान में भी सर्वाधिक सुनामी आता है। जापान में भूकंप नहीं आता है, सुनामी आता है। तो चलिए अब हम भूकंप का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। भूकंप के नुकसान अगर पूछे जाए दोस्तों, तो आप लोग नुकसान बहुत आसानी से बता सकते हैं, लेकिन क्या भूकंप से होने वाले आप लाभ का बता सकते हैं कि भूकंप से होने वाले लाभ क्या होते हैं? नुकसान तो सर भूकंप से जैसे कि तबाह हो जाते हैं, जनजीवन तहस नहस हो जाता है, पर्यावरण को नुकसान पड़ता है, मनुष्य बहुत मात्रा में मारे जाते हैं, धरातलीय नुकसान होता है। लेकिन लाभ क्या होता है कि भूकंप से आने से जो ये धरातलीय पार्ट है, ये दो पार्टों में बट गया, और इस पार्ट में बटने के कारण ये यहाँ पे अगर कोई नदी है तो ये जल जमा हो गया। अब ये नदी तो अपना रास्ता बदल ली दो भागों में, लेकिन अब इन भागों में एक जल जमा होने के कारण झील, तालाब का निर्माण होता है। और ये झील तालाबें आपको जीवन यापन में बहुत सहायक करती है, पर्यावरण स्थिरीकरण में बहुत मदद करती है। तो पहला लाभ तो होता है कि ये गर्त है सर। गर्त क्या होता है? जहाँ दो स्थान आपस में एक दूसरे को विभक्त करते हैं, उस खाली स्थान को गर्त बोला जाता है। इंग्लिश में सर्च कर लीजिएगा गर्त को क्या बोलते हैं। अब इसी गर्त के कारण अगर महासागरीय गर्त बनता है तो इसको खाड़ी बोलते हैं,
और खाड़ी के कारण क्या होता है कि यहाँ जो जल है वो निचले स्तर पे आ जाता है, तो यहाँ पे बंदरगाह, जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो बनता है। प्राकृतिक बंदरगाह बनने के कारण व्यापार सुगम होता है। तो एक दो तो ये हो गया। तीसरा, आंतरिक, ये गर्त जो है कभी कभी इतना गहरा होता है जहाँ आप गहराई लगभग 6000 किलोमीटर तक चला जाता है। तो इतना गहरा होने के कारण क्या होता है कि अगर वैज्ञानिक हैं तो वो आंतरिक संरचना आसानी से निकाल पाते हैं। तो जो आंतरिक संरचना इससे पहले हम पढ़े हैं, जो जानकारी लिए हैं, तो वो हम आसानी से पता कर पाते हैं। तो ये लाभ है, भूकंप से होने वाले लाभ आपको पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सुनामी की। अब बात करते हैं सुनामी की। तो सुनामी एक जापानी वर्ड है। सुनामी एक जापानी वर्ड है जिसका अर्थ होता है सागरीय भूकंप। बंदरगाह या सागरीय भूकंप होता है। यानी कि जब क्या होता है सागरीय भूकंप, सेम चीज जो आप भूकंप में पढ़ते हैं वही अगर 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 भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर कोई एक पॉइंट हो तो इस केंद्र से निकलने वाले तरंग को हम लोग बोलते हैं सुनामी। और ये एक जापानी वर्ड है। ये एक जापानी वर्ड है। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सर्वाधिक सुनामी कहाँ आते हैं, तो ये आते हैं प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। सिंपल सा बात है, भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। सबसे बड़ा होने के कारण भी और सबसे गहरा होने के कारण भी महासागरीय भूकंप, क्योंकि गहराई में भूकंपीय तरंगें बहुत जल्दी उत्पन्न होती है और इनका वेव बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए सुनामी अधिकतर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं। जापान में आने वाला सुनामी तो फेमस है, सबको पता है, इसीलिए जापानी नाम है सुनामी और वहीं से ये शब्द लिया गया है। तो सुनामी में कुछ खास नहीं पढ़ना है दोस्तों। चलिए अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी से उत्पन्न चट्टानें और उन चट्टानों के रूपांतरित रूपों के बारे में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।